नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश एक बार फिर से वापस हूं आपके सामने देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल को लेकर। आज इस खास श्रृंखला में, इस खास सीरीज में हम आज फिर नजर डालेंगे जो बड़ी तस्वीर अब देश में उभर रही है। चुनाव चालू हैं, सियासी गर्मी अपने शबाब पर है। किसी पार्टी का आत्मविश्वास पहले से ज्यादा है, किसी पार्टी का आत्मविश्वास पहले से कम है, लेकिन सब कुछ अब बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है और इसी रफ्तार से होते रहेगा। जो आपके नीचे ये क्यूब्स बदल रहे हैं, इन पर बदलते हुए आंकड़ों को अगले 2 घंटे आप ध्यान से देखिएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको माध्यम और तरीके दोनों के बारे में बताता हूं। बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप देखिए ओपिनियन और एग्जिट पोल की ये खास सीरीज है। सैंपल साइज 2 लाख से ऊपर है। लोकसभा सीटों के सर्वे 350 से ज्यादा है। इस फेज में 154 सीटें, 46,571 लोग हैं। वोटर लिस्ट से ही रैंडम सैंपल लिए गए हैं। सैंपलिंग का जो एरर होता है, भूल चूक का मसला होता है, वो प्लस और माइनस, कम और ज्यादा 2% का है। और जहां पर संभव हुआ है, पॉसिबल हुआ है, वहां पर महिला वोटरों से बात की गई है। इंटरव्यू में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वोटों से सीटों की गिनती का जो आधार है वो स्थानीय रुझान क्षेत्र, क्यूब लॉ और वोट का जो बंटवारा है उस पर आधारित है। और जैसा कि हम हमेशा आपको बताते रहे हैं कि ये जो रिसर्च है, इसे हमारे लिए एनडीटीवी नेटवर्क के लिए हंसा रिसर्च ग्रुप ने किया है। अगले 2 घंटे में हम गुजरेंगे पूरे देश की तस्वीर से, पूरे देश की तस्वीर से अगले 2 घंटों में हम गुजरेंगे। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता चलूं। यहाँ पर मेरे साथ शेखर अय्यर मौजूद है, कि पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। मेरे साथ कुछ देर में उर्मिलेश साहब होंगे, एक सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। ये एक सेफोलॉजिस्ट भी हैं। मुंबई से सिद्धार्थ भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पंजाब से प्रोफेसर आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से सुनीता एरन जुड़ेंगी, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स से। और रविशंकर प्रसाद साहब भी हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे, जो कि मुख्य प्रवक्ता है, चीफ स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपनी पहली तस्वीर की तरफ। और सबसे पहले हम आपको एक अहम राज्य दिखा रहे हैं। सियासी तौर पर बहुत बहस का हिस्सा रहा है ये राज्य। देखिए, बिहार के सीटों का पूर्वानुमान, अब इसको जरा ध्यान से देखिए। 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 12 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को। 24 सीटें हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और गठबंधन के लिए 12 सीटें, 6 सीटों का उनको फायदा और सिर्फ 4 सीटें नीतीश कुमार के लिए, 16 सीटों का नीतीश कुमार को नुकसान। ये बिहार की तस्वीर। अब हम अपने ही पोल से इसकी तुलना कर आपको बताते हैं कि अलग अलग ये वोट प्रतिशत आपके सामने है। 35% भारतीय जनता पार्टी के लिए, 28% लालू यादव की पार्टी के लिए और 21% जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। अब जो दिलचस्प तस्वीर है, अब इसे जरा देखिए। ये हमारे ही ओपिनियन पोल का आकलन है, ये कैसे बदलता रहा है। जब फरवरी में हमने ओपिनियन पोल किया था तो भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर थी वो 23 सीटों की थी। फिर वो बदलकर जब हमने मार्च में ओपिनियन पोल किया, ये दोनों पोल्स मैं आपके सामने लेकर आया था तब। आज जो मैं ओपिनियन पोल आपके सामने एनडीटीवी नेटवर्क की तरफ से लेकर आया, उसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं। अप्रैल का पहले हफ्ते का ये पोल है। तो तस्वीर में आप बदलाव देखिए। बिहार में 23 से 21 सीटें होती है बीजेपी और वापस 1 सीट बढ़कर 24 सीट पर पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी। आप एक चीज इसमें बहुत स्पष्टतः देख सकते हैं कि नुकसान का आंकड़ा
सबसे बड़ा जनता दल यूनाइटेड का है। उनको बीच में हमने कहा था एक सीट का अपने पहले के नुकसान से फायदा हो रहा है, लेकिन अब वो नुकसान और बढ़कर आगे जा चुका है और महज 4 सीटें 40 में से 4 सीटें नीतीश कुमार के लिए बिहार में। तो ये बिहार की तस्वीरें जो हम आपको बता रहे थे। शेखर, मैं आपसे एक क्विक कमेंट लूंगा कि बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं बार बार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि लगातार, अब आप देख सकते हैं हमारे साथ सिद्धार्थ भाटिया। शेखर, बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी मार्जिनली मैं कहूंगा कमजोर हमने ही दिखाया था, लेकिन वापस बाउंस बैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अब 24 सीट पर है। हमने जब ये ओपिनियन पोल की श्रृंखला शुरू की थी तब 23 पर थी, गिरकर 21 पर आई, अब 24 पर है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। बिल्कुल, जब से इनका वो जो अलायंस बन गया था रामविलास पासवान। हाँ, ये मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि अब का जो पोल है वो स्पष्टता उस अलायंस का इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो हो सकता है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा हो जी। और जिस तरह वहाँ पे एक कास्ट अरिथमेटिक को लेकर पहले नीतीश का एक कास्ट अरिथमेटिक और इंजीनियरिंग था, वो बीजेपी हटने के बाद जो जिस तरह वहाँ पे ये मैथमेटिक्स थोड़ा बदला है, और साथ में ये जो मास्टर स्ट्रोक जो बार बार राजनाथ जी कहते हैं कि हमने एक पासवान जी के साथ जो समझौता करके मोदी जी का जो अनटचेबिलिटी है वो हमने खत्म किया है। ठीक है, तो उसका आपका जो सर्वे दिखा रहा है कि ये जो अरिथमेटिक हुआ है, जहाँ पे एक अपर कास्ट की कॉम्बिनेशन प्लस दलित का कॉम्बिनेशन। मैं तुरंत प्रोफेसर विवेक कुमार से एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि उस समय आप लोगों ने ये बात रेस की थी इसी पैनल पे कि क्या ये आंकड़े पासवान के असर के बाद, ये आंकड़े अब निश्चित तौर पर पासवान के असर के बाद के हैं और ये बेहतरी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अनटचेबिलिटी मोदी की खत्म होती है। ये बात देखने में आ रहा है कि जो ऑपोजिशन है, हाँ, वो और बिखर गया है और कहीं ना कहीं नीतीश का नुकसान बढ़ रहा है। नीतीश का नुकसान बढ़ता हुआ दिख रहा है और जेडीयू को भी जिस तरह का फायदा लगना होना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है। और जो छोटे छोटे दल छिटक करके गए हैं जातियों वाले, वो कहीं ध्रुवित हो रहे हैं भाजपा के पाले में, चाहे वो कुशवाहा का ग्रुप हो, चाहे वो राजन का ग्रुप हो। जी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम सब ने लास्ट टाइम इस पर हमने पिछली बार बात की थी कि क्या पासवान, क्योंकि एक सियासत में आप कैलकुलेशंस लगाते हैं। सभी अलायंसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि अलायंस पार्टनर्स को सभी को फायदा हो, बट लेकिन सियासी फायदा हो सबको। जब सबसे ज़्यादा इस बार जो पुल फैक्टर है सभी पार्टियों की जो बीजेपी की तरफ आने की, जो तमिलनाडु में जो अलायंसेस हुए हों, बिहार में, आंध्र में, ये सब की मोदी जी की पर्सनल अपील। और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि बिहार में सभी पार्टियां और जो हर स्टेट में, तमिलनाडु में जो अलायंस कंटेस्ट कर रही है वो मोदी जी को नाम को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि उनको फायदा नहीं हो रहा है, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा फायदा उनको हो रहा है। हम जब पूरे राष्ट्र की तस्वीर पर हम जब चर्चा करेंगे तो मैं जरूर इस पॉइंट को उठाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी पर यही था कि क्या नरेंद्र मोदी साथ ही पैदा कर पाएंगे, साथ ले पाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ भाटिया, एक कमेंट आपसे भी कि बिहार की जो तस्वीर है उसमें बहुत स्पष्ट अब ये लगता है कि पासवान का साथ पकड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा रहा है। देखिए, आप पासवान जी ने जब उनके साथ अलायंस किया, अब उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि पासवान की पार्टी को कितने मिलने वाले हैं, ये मुझे समझ नहीं आया अब तक। लेकिन अगर जब पासवान जी ने उनके साथ अलायंस किया था, ये फर्स्ट स्टेप था, तब तक कोई मेजर अलायंस ऐसे हुआ नहीं था। उसके बाद तमिलनाडु में हुआ, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने किया, बीच में राज ठाकरे की भी बात चल रही थी, तो वो ट्रिगर इफेक्ट हो गया है। अब बिहार के बारे में बहुत स्पेसिफिकली तो मैं जा नहीं सकूंगा कास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बीजेपी को और खास करके मोदी को, नरेंद्र मोदी को ये सिग्नल मिल गया लोगों को कि इनकी तरफ जाना शायद हमें भी फायदेमंद हो सकता है। अब ये आपने बताया नहीं कि पासवान को कितने मिलेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं रहा, लेकिन ये ट्रिगर इफेक्ट काफी हुआ था उसके बारे में। जी, ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। हम भी जब ओपिनियन पोल करते हैं तो ये संभव नहीं है, जीवीएल इस बात को मेरी तरफ से सर्टिफाई करेंगे कि हम
जातीयवाद और उसके तमाम सियासी ब्रेकअप में नहीं जा सकते, लेकिन मूलतः एक चीज बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि नीतीश कुमार का मिसकैलकुलेशन रहा है, रिश्ता टूटना भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी, अब वो पूरे इतिहास में आज जाने की जरूरत नहीं है कि वो रिश्ता टूट नहीं था। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के उदय के साथ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूटा। तब से लेकर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा था कि नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा। अभी तक के ओपिनियन पोल जो हम कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय तस्वीर आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पूर्वानुमान बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ तरीके से बताता है कि ये फायदा नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का। एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि साहब बीजेपी है, मोदी है, लेकिन ये वाले केस में वाकई मोदी है, क्योंकि इसमें प्रोफेसर विवेक कुमार, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि लालू की खुद अपनी बहुत स्थिति खराब थी और इसमें भी दो राय नहीं है कि उनकी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ सुधार हो रहा है, कांग्रेस कहीं पर इसका थोड़ा और फायदा ले पाएगी, या कांग्रेस की पूरी स्थिति इतनी खराब है कि अब उसको कोई गठबंधनों से बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, आपने जैसे कहा ना कि पासवान बिरादरी का भी 7% वोट है, और इसीलिए आप देखिए इतनी छोटी सी पार्टी के बावजूद उनको 7 सीटें दी गई हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दलितों का बड़ा धड़ा जो है वो निकल के चला गया। अब नीतीश का महादलित जो गठजोड़ हुआ था उसका फायदा नीतीश को मिलेगा, जिससे कि वो अपने आप को बचा पा रहे हैं 16% पर। लेकिन कांग्रेस के साथ जो जाना चाहिए था वो कहीं वोट दलितों का और यहां तक कि जो माइनॉरिटी का वोट होना चाहिए वो भी उनके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी का बड़ा कार्ड जेडीयू खेल रहा है कि हमने गठबंधन तोड़ा है भाजपा से। तो इसलिए जो फायदा उनको, उनका जो बेस वोट हुआ करता था दलित और मुस्लिम, वो भी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। शेखर, ये प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस के साथ बिहार में, क्या आप वो भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं? हालांकि लालू की तरफ से थोड़ी सी सियासी तरक्की है, लेकिन उस तरक्की का फायदा कांग्रेस अपने हक में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए, जब कांग्रेस का ये प्रॉब्लम नीतीश और कांग्रेस और लालू के में देखा जाए, जब लालू जेल गए तब तक एक इंप्रेशन था कि कांग्रेस बना चुकी है नीतीश के साथ जाने का, और नीतीश के पार्टी में यह था कि कांग्रेस उनके साथ जाएगी ताकि वो जो मुस्लिम वोट फैक्टर है वो डिवाइड नहीं होगा, और महादलित की जो बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे वो भी इस पे जुड़ेगा। लेकिन जैसे लालू बेल मिलने के बाद छूट आए, सोनिया जी का उनका फोन कॉल, फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो एक ये था, भाई हमें ज़्यादातर लालू से जाना फायदा ज़्यादा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट्स है हमेशा लालू के साथ ही है और नीतीश के साथ नहीं होगा। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ, ये रैंक एंड फाइल में भी कंफ्यूजन किया और नुकसान नीतीश को भी हुआ है, और कहीं ना कहीं लालू और कांग्रेस का जो गठबंधन, क्योंकि अभी तक जॉइंट रैली की बात नहीं थी, कई रिपोर्ट्स आ रहे थे नहीं होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट है कि सोनिया और लालू जी का एक। मैं वापस बिहार पर आने की कोशिश करूंगा, इस बीच में जल्दी से आपको असम की तस्वीर दिखाता हूं। हम आज पूरी राष्ट्रीय तस्वीर पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हमें स्थिति पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सारे राज्यों के साथ पूरा न्याय करके आपको तस्वीर दिखाएं और समझाएं। कांग्रेस आप देख सकते हैं ये उन राज्यों में से है, पहले से ही तस्वीर है, 9 सीटें कांग्रेस की, 2 का फायदा। बीजेपी 5 सीट यहां पर हासिल कर रही है, 1 सीट का भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो रहा है। 14 सीटों के असम में 1 सीट का बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। जरा अपनी ही पोल से तुलना करके हम देखते हैं और क्या तस्वीर बनती है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये थोड़ी बहुत भी बदली है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से कहीं बेहतर होती नजर आ रही है। ये सब इन पे जरा बारीकी से इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। फरवरी में हम पोल करते हैं 1 सीट बीजेपी के लिए, मार्च में हम पोल करते हैं 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम अप्रैल में आपको पोल दिखा रहे हैं 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बीजेपी 1 से 5 पर जा रही है और कांग्रेस 11 से 9 पर आ रही है। ये असम की स्थिति है। हम बढ़ते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य की तरफ, यहां से देखते हैं तस्वीर क्या बनती है।
तमिलनाडु, हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, उसके बाद मैं आपको पूरी बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा। अब देखिए तमिलनाडु की तस्वीर, जयललिता के लिए 22 सीटें 39 में से और 13 सीट का फायदा जयललिता को। आपने आज ही अखबार में तस्वीरें देखी थी कि कैसे चेन्नई में रजनीकांत को मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी, और उसकी बड़ी तस्वीरें आपने सारे राष्ट्रीय अखबारों में देखी। AIADMK जयललिता को 22 सीटें, 13 सीटों का फायदा जयललिता के लिए। DMK कांग्रेस की एक समय की साथी 14 सीटें, 5 का नुकसान। लेकिन ये तीसरी तस्वीर देखिए, अब मेरे पास समय नहीं तो मैं इसका भी आपको इतिहास थोड़ा सा समझाता तमिलनाडु का, खास तौर पर वाजपेयी के 2 बड़े लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। 3 सीटें बीजेपी यहां पर हासिल कर रही है और 2 सीटों का फायदा ले रही है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटों का फायदा ले रही है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। अब जरा वोटों का प्रतिशत देखिए, बहुत दक्षिण के सियासत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है तमिलनाडु। 40% वोट जयललिता के लिए, अन्ना DMK के लिए, 31% करुणानिधि के लिए DMK के लिए, और 14% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो 2 वाजपेयी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं एक्सप्लेन कर सकता था। मैं जी आपके पास आऊंगा और जरा सा हम अपनी ही पोल से इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इसको, ये जो ग्राफ्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, हरी लाल झंडियां, जरा इसको डॉट्स के साथ समझते रहिएगा। अब आप देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। आप यहां पर जरा गौर से स्थिति देखिए कि हम फरवरी में क्या कह रहे थे, मार्च में क्या कह रहे हैं और अब क्या कह रहे हैं। लगातार AIADMK की स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन वो मार्च से अप्रैल में कमजोर होती नजर आ रही है, लेकिन DMK की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए AIADMK 25 सीटों का हमारा पूर्वानुमान था मार्च से, वहां पर से 22 पर आ रही है, जयललिता नीचे आ रही है, और DMK 11 से 14 पर जा रही है। लेकिन जो ये चीज ग्राफ आपको नहीं दिखा रहा है वो है 3 सीटें जिसमें 2 का लाभ है, 2 का फायदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत ये रखता है। जी यार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ, तमिलनाडु में अन्ना DMK सिर्फ एक बार सारे सीटों पर, लगभग सारे सीटों पर उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा। वो है 2004 में, जब 33 सीट लड़ी थी AIADMK, और उस समय भी AIADMK सत्ता में थी राज्य में, और उस समय उनको वोट मिला था 29% वोट मिला था, 30% से थोड़ा कम। और DMK सिर्फ 2 बार चुनाव अकेले लड़ी थी, वो है 1989 और 1991, 91। दोनों चुनावों में, दोनों बार और तीनों बार जब भी द्रविडियन पार्टीज अकेले चुनाव लड़े, उनको शून्य की टैली मिली थी, एक सीट भी नहीं जीत पाए, और कभी भी 30% के आंकड़े को वो टच नहीं कर पाए। तो उनकी अपनी लिमिटेशंस है DMK AIADMK। इसलिए मेरा अपना विचार है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, जो 6 पार्टियां अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, और इनका वोट अभी आप 2004 के चुनावों में देखें, उनके जो बेस वोट है, जब नन ऑफ दीज पार्टीज, किसी एक पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीता था 2009 में, ठीक है, तब भी इनको वोट जो मिला था वो है 23% वोट। तो मुझे लगता है बीजेपी जो गठबंधन है आज कम से कम 30% से नीचे नहीं रहेगी। वर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा तभी 23% रहेगी, जबकि आप 14% आंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चलिए आपसे सीधा पूछते थे, क्योंकि आप सिफारिशी भी करते, सीटों का फिर अनुमान आपके लिए क्या? आपके हिसाब से सीटों का अनुमान क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि AIADMK DMK अकेले लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये त्रिकोणीय संघर्ष है हर सीट पर इस बार। हाँ। और NDA के लिए, भाजपा अलायंस के लिए बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जैसा हमको 98 में मिला था, जबकि 28-30 सीट भी जीते थे। तो पोटेंशियल है। तमिलनाडु मात्र एक ऐसा राज्य है, सारे सर्वेस मुझे लगते हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं
गलत आंक रहे हैं और तमिलनाडु हैज ऑलवेज प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट स्टेट टू प्रेडिक्ट। ठीक है, तमिलनाडु हमेशा से मार्क लगना चाहिए। सिद्धार्थ भाटिया, आप कुछ कहना चाहेंगे तमिलनाडु के बारे में? क्योंकि बड़ा दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पर एक समय में सियासी प्रेजेंस बनाई, फिर खोई, फिर बनाई। और क्यों मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है तमिलनाडु में अहमियत रखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं पारंपरिक तौर पर ट्रेडिशनली वहां पर जयललिता और करुणानिधि की सियासत क्या रही। लेकिन इन सब में मैंने वाजपेयी के चुनाव में देखा है कि व्यक्ति विशेष तमिलनाडु पर असर डालता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या मोदी असर डाल सकते हैं तमिलनाडु के सियासी दिमाग पर, माइंडसेट पर? सिद्धार्थ। हाँ, मैं दो तीन पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ। एक तो यह है कि कुछ 6 महीने पहले ऐसे बात थी, अफवाह थी हवा में कि एआईडीएमके और बीजेपी काफी करीब आ रहे हैं एक दूसरे से। आपको याद होगा जयललिता ने मोदी के स्वेरिंग को भी अटेंड किया था, तो लग रहा था कि वहां पे एक रिलेशनशिप बनेगी। अब उल्टा लग रहा है, अब एक दूसरे के को अटैक कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले ही ऐसे बातें चल रही थी कि जयललिता को लग रहा है कि मैं खुद क्यों ना अपना क्लेम करूं प्राइम मिनिस्टरशिप, और वो अकेले जाने वाली हैं। तो उस वक्त लग रहा था कि वो उनका कॉन्फिडेंस ये होगा कि कम से कम वो 28 सीटें लेके आएंगी या 26 सीटें लेके आएंगी। उनका इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है और डीएमके का इन्फ्लुएंस, जो कि स्कैम्स में थे, फैमिली में झगड़े चल रहे थे वगैरह, आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है। डीएमके और कांग्रेस अब तक साथ आए नहीं है, लेकिन अगर डीएमके और कांग्रेस में कोई अंडरस्टैंडिंग अगर हो, पता नहीं है कि नहीं, अगर हो तो वो शायद दैट कैन प्रूव फ्रूटफुल। तो जयललिता इस वक्त सोच रही होंगी कि मैं अपने आप को और कम कैसे ना करूं, ठीक है, उनके दिमाग में यह होगा। दूसरी बात है, ये बीजेपी का जो छोटी मोटी पार्टीज का अलायंस है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज लेके आती है। तो ये जो 5 है, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ये 5 ला रही हैं। अब इसमें से अभी हमको नहीं समझ आ रहा कि ये बीजेपी की सीटें हैं या एनडीए की सीटें हैं, लेकिन ये 5 बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि अब बीजेपी का फायदा हो रहा है, अपनी प्रेजेंस तमिलनाडु जैसे स्टेट में गाड़ दी। जी, कल बड़ा जैसे कहते हैं ना, पिक्चर परफेक्ट मोमेंट था तस्वीरों सदर्न स्टेट में, तमिलनाडु में अपना झंडा गाड़ दिया। ठीक है, तमिलनाडु में शेखर मिर्जा, क्योंकि कल रजनीकांत की मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ, तस्वीरें उसकी स्प्लैश की। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वाजपेयी का चुनाव मैंने बड़ा जब करीब से देखा, आपने, हमने सब ने, उसमें था कि तमिलनाडु में जब बीजेपी अपने पैर पसार रही थी, वाजपेयी के चेहरे का प्रभाव था वहां पर। क्या उस तरह का कोई प्रभाव छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर मोदी तमिलनाडु में पैदा कर सकते हैं? नहीं, ये जो गठबंधन जो बना है, ये क्योंकि पारंपरिक बीजेपी का वो गढ़ नहीं, लेकिन चेहरे से वो आकर्षित होता है। ये 6 पार्टी का जो अलायंस बना था, हाँ, उसका प्लान की यही था कि मोदी को पीएम बनाना है। और मोदी ने पहले से जिस तरह मीटिंग्स करवाए वहां पे, त्रिची में किए, डीचे में किए, वहां जिस तरह वहां से देखिए, जब उनके भाषण तो पूरा समझ नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार को मैसेज करने किया गया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था ये बात, क्योंकि सही बात है, क्योंकि वहां पर ऐसा है जो कुछ कर सकता है, वो भाषा से उतना कनेक्ट नहीं करते, हम सब जानते हैं। पहली बार ये देखिए, कांग्रेस भी डीएम, मुझे याद है कि द्रविड़ पार्टी लाइनें खासतौर पर वाजपेयी तमिलनाडु में जाकर अंग्रेजी में बोला करते थे, और ये पहला ऐसा एक फ्रंट खुला है तमिलनाडु में कि जो एक मोदी टोटल नॉर्थ इंडियन लीडर को प्रोजेक्ट करके एक अलायंस नीचे बाकी पार्टी जुड़े हैं, और साथ में ये आपके सर्वे का एक प्रीकर्सर हम कह सकते हैं। कल का जो घटना है, जहां जयललिता रजनीकांत और मोदी मीटिंग से पहले ही अपना करूर में अपने पब्लिक मीटिंग में बीजेपी को पहली बार अटैक किया। उसके बाद मोदी जवाब में डीएमके और एडीएमके के दोनों, मोदी रजनीकांत मीटिंग जो है ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि जयललिता के लिए रजनीकांत से कोई हाथ मिलाना या विजयकांत से हाथ मिलाना, ये दोनों बड़ी फैक्टर है, क्योंकि
दोनों उनके लिए एक पर्सनल केमिस्ट्री के तौर पे वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हालांकि देखिए, विजयकांत ने हल्की सी नाखुशी जाहिर की है, भले ही वो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में ना हो, लेकिन एमडीएमके में ये बहुत पसंद नहीं किया गया। और रजनीकांत भी बहुत कॉन्शियस थे, वो बार बार कह रहे थे कि इसकी पॉलिटिकल मीनिंग ना निकाली जाए इस मुलाकात की। हमारी बीमारी में मोदी साहब लगातार मुझे फोन करते थे और मैं निजी तौर पे मैं चाहता था कि वो आए और चाय हमारे साथ पिए। इसको पॉलिटिकल इसका कोई अर्थ ना लगाया। वक्त हमारे लिए कैमरे कैसे मिलेगी करते, ये चाय पीने का सिलसिला मुझे याद है। एक चाय अशोका होटल में पी गई थी और पिलाई गई थी, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। तो इसलिए ये चाय पीने पिलाने का, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कोई मोदी जी को सपना नहीं आया रजनीकांत से मिलने का, ना रजनीकांत जी को सपना आया मोदी जी से मिलने का। चुनाव के ठीक बीच आप कहीं मत जाइएगा, मुझे कोई सपना नहीं है आपसे मिलने का, क्योंकि मैं देश की बड़ी तस्वीर आपको इस ओपिनियन पोल के जरिए समझा रहा हूं। आप कहीं मत जाइएगा, आप सिर्फ इसे देख रहे हैं इस समय एनडीटीवी इंडिया। तो आप एकदम ध्यान से देखती रहिए, ये पूरे देश की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और जो नीचे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें आंकड़े बदलते भी रहेंगे, तस्वीर भी बदलती रहेगी और चेहरा वही रहेगा मोदी जी का, राहुल गांधी का। अब बढ़ते एक और अहम राज्य की तरफ हम यहां पर, और देखिए आंध्र प्रदेश की तस्वीर। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये वो चुनाव है जो बहुत सालों से हाशिए पर पड़े चंद्रबाबू नायडू की वापसी कर सकता है। आंध्र प्रदेश की तस्वीर देखिए, 15 सीटें चंद्रबाबू नायडू के लिए, 11 सीटों का उनको फायदा जगन रेड्डी की पार्टी के लिए, 9 सीटों का उनको फायदा। कांग्रेस, जरा सोचिए 2009 में क्या परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में। 1 सीट, 20 सीटों का नुकसान। अंग्रेजी में कहते हैं वाइप ऑफ, और हिंदी में सफा चट जो कांग्रेस है। ये मॉडल स्टेट था कांग्रेस का 2009 में। वोटों के प्रतिशत से देखिए, इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, तेलंगाना बनने की। 46% तेलुगु देशम पार्टी के लिए, 38% वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी के लिए, और 10% कांग्रेस पार्टी के लिए, 10% कांग्रेस पार्टी के लिए। जरा हम अपनी ही पोल का तुलनात्मक अध्ययन आपको बता दें, आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि बढ़ोतरी तेलुगु देशम की है 1 सीट से, नुकसान 1 सीट से जगन रेड्डी का है, वाईएसआर कांग्रेस का है, और कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। पहले भी 1 सीट उसके लिए, अब भी 1 ही सीट कांग्रेस के लिए। बहुत तकलीफ दे तस्वीर कांग्रेस के लिए। तुरंत मैं आपको तेलंगाना दिखाता हूं, फिर आपसे पूरी तस्वीर पर आप चर्चा करेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इसके लिए 8 सीटें, 6 सीट का फायदा, और आप सब जानते हैं 17 सीटों की ये तस्वीर है। कांग्रेस 7 का नुकसान, 7 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां पर भी एक छोटे लेकिन अहम फायदे की तस्वीर हो सकती है, 1 सीट का फायदा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब जरा वोटों का हम प्रतिशत देखें, यहां पर आप देख सकते हैं टीआरएस के लिए 31%, कांग्रेस के लिए 27%, भारतीय जनता पार्टी के लिए 25%। इस छोटे फायदे के साथ अगर बीजेपी मेरे हिसाब से कहीं बिल्ड ऑन करना चाहेगी, बनाना चाहेगी स्थितियों को भविष्य के लिए, तो ये 25% है तेलंगाना में। आप देख सकते हैं कोई बड़ा फर्क वाकई कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए फर्क है 1 सीट का। ये वो राज्य है जहां पर तेलंगाना में 2 से 3 सीटें भी होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखता है। टीआरएस के लिए थोड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है, क्योंकि टीआरएस 7 से 5 पर आती
नजर आ रही है और कांग्रेस एक सीट बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कहीं भी फिर भी करीब नहीं है उस परफॉर्मेंस के जो 2009 में था इस पूरे इलाके में कांग्रेस के लिए। अब जरा सीमांध्र की तस्वीर हम जल्दी से देखते हैं। जी, हम वापस आंध्र की तस्वीर पर आने की कोशिश करते हैं और तेलंगाना में इसमें दो बड़ी कहानियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, जिसमें मैंने कहा कि कांग्रेस की आप स्थिति देख सकते हैं। ये वो बड़ा राज्य है जिसके नुकसान को कांग्रेस के लिए झेल पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत क्रूशल होगा। यहां पर हमारे साथ सिद्धार्थ भाटिया, कांग्रेस के लिए ये सब वो राज्य है जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कांग्रेस अगर 20 सीटों का आंध्र प्रदेश में उसके लिए नुकसान है। अगर आंध्र प्रदेश से पिछली बार कितनी 26 सीटें आपने बताई, अगर वो नहीं आई होती और वायर उनके जो लीडर थे रेड्डी साहब, उनकी तरफ से नहीं आई होती तो कांग्रेस पिछली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना देती। ये मुझे लगता है ये तेलंगाना स्प्लिट का बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया है, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक दो जगह पे या यहाँ या वहां उनको सीटें मिलेंगी, लेकिन टीडीपी के लिए ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डू और डाई, अगर इस बार अगर टीडीपी ना अच्छा करे तो टीडीपी की कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उनको चांस मिल गया सीमांध्र का चीफ मिनिस्टर बनने का, शायद नेशनल स्टेज पे आने का, तो उनको बहुत फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को 25% वोट है तेलंगाना में तो वहां एक ही सीट मिलेगी, ये मैं जरा समझ नहीं पाया आपका कैलकुलेशन। हम तीन सीट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने कहा कि ये जो 3 सीट 4 सीट का ये आंकड़े, जब मैं आपको पूरी राष्ट्रीय तस्वीर दिखाऊंगा तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, बहुत अहमियत रखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तस्वीर के लिए हम बढ़ते हैं एक राज्य झारखंड की तरफ। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को ज्यादा रफ्तार से, बहुत सारे राज्य हैं। आप देखिए यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, अभी भी 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 4 सीटों का फायदा। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें, 1 सीट का नुकसान, पहले से ही कमजोर स्थिति में थी। आप देखिए 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में, कांग्रेस के लिए 22% वोट। तो आप समझ सकते हैं दुगने से भी ज्यादा वोटों का प्रतिशत बीजेपी के लिए झारखंड में कांग्रेस के मुकाबले। आप बिल्कुल स्पष्ट देखिए कि हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए फरवरी में 6 सीटें, ये बढ़कर 10 सीटें होती है मार्च में, अब होती हैं 12 सीटें। तो 14 सीटों का राज्य, 80% से ज्यादा सीटों की परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में। तो बहुत अच्छी स्थिति है। जरा छत्तीसगढ़ की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए, यहां पर हालांकि नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर भी उसे 8 सीटें हासिल हो रही हैं। 11 में से 2 सीटों का नुकसान है। 10 सीटें उसे पहले हासिल हुई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हो रही है, 2 का फायदा है। कांग्रेस ने असेंबली में भी, विधानसभा चुनाव में भी इस बात को साबित किया था कि वो छत्तीसगढ़ में फाइट बैक कर रही है। यहां पर बीजेपी के लिए हमने मार्च में 8 सीटें कही थी, अभी भी 8 सीटें ही हैं और कांग्रेस की तस्वीर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक और बड़े राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का गढ़। जरा गौर से देखिए, क्या वामपंथ की वापसी हो सकती है? ममता बनर्जी इसकी इजाजत अभी कतई नहीं दे रही हैं। 42 में से 30 सीटों पर वो उनके जीतने का पूर्वानुमान है। 11 सीटों का उनको फायदा है। 8 सीटें वामपंथी दलों के लिए, 7 का नुकसान 4 कांग्रेस के लिए और 2 का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। अब आप देखिए जरा वोटों का प्रतिशत। ममता बनर्जी के लिए 44% वोट, वामपंथ के लिए उससे तकरीबन आधा 23% वोट और कांग्रेस के लिए 12% वोट, यानी कि ममता बनर्जी की। लेकिन ममता बनर्जी की सीटें जो हमने सबसे पहले शुरुआत के पूर्वानुमान में दिखाया तो उससे कम हुई हैं। जरा हम उसका तुलना
का ग्राफिक आपको दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं ममता बनर्जी। उमलेश जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। ममता बनर्जी वामपंथ को वापसी का मौका कम से कम अभी इस लोकसभा में कतई नहीं दे रही हैं। जी हाँ, ये आमतौर पे माना जा रहा है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र थे जहाँ सीपीआईएम एक समय अपने अलायंस के साथ, अपने फ्रंट के साथ काफ़ी स्ट्रांग थी, उस पूरे तंत्र को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ दिया है और उन इलाकों में भी घुसपैठ की है जहां आमतौर पे पहले कांग्रेस पार्टी, जिसकी पार्ट एंड पार्शल थी ममता बनर्जी जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी, जब कांग्रेस वहां उन क्षेत्रों में घुसपैठ नहीं कर पाती थी, तृणमूल कांग्रेस ने वहां भी झंडा बुलंद कर दिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है। लेकिन मैं समझता हूं कि बंगाल में कुछ एक ऐसे क्षेत्र जरूर हैं जहां सीपीएम अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। उसमें जादवपुर हो सकता है, बांकुड़ा हो सकता है। अब बांकुड़ा से वासुदेव आचार्य के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बहुत ही हल्का कैंडिडेट उतारा है। अब मैं नहीं जानता कि सिर्फ अभिनेत्री होने के कारण मुनमुन सेन को वहां उतारा गया है या कोई और स्ट्रेटजी ममता बनर्जी की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लाइट कैंडिडेट हैं, मतलब बहुत कमजोर कैंडिडेट हैं। इसी तरह उम्मीदवारों के चयन में तृणमूल कांग्रेस ने कई जगह गलतियां की हैं और देखना यह है कि उनके बड़े टावरिंग जो लीडर सीपीआईएम के हैं, लेफ्ट फ्रंट के हैं, वो कैसे काउंटर कर पाते हैं इस पूरे तंत्र को जो ममता बनर्जी। जैसे मैंने कहा, हम वो तस्वीर समझा सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आया है एकदम शुरुआत के हमारे ओपिनियन पोल से, लेकिन ये कतई नहीं कह सकते कि ममता की पकड़ कमजोर हुई है। प्रोस्पेक्टिव संभावित साथी बीजेपी के लिए अभी भी हो सकता है, लेकिन ममता के माइंड में ये भी होगा कि उनको फिर असेंबली चुनाव भी आ रहा है, तो हो सकता है ये एक प्रकार उन्होंने एक कंडीशनल सपोर्ट दे, एक बंगाल पैकेज दे दो तो मैं समर्थन दूंगा, क्योंकि उनके लिए माइनॉरिटी वोट बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर लोकसभा में भी रहेगा और असेंबली में भी रहेगा, क्योंकि असेंबली में कम से कम 100 से ज्यादा असेंबली सीट्स हैं जहां पे माइनॉरिटी वोट्स बड़ी फैक्टर है। तो इसलिए ममता अगर समर्थन भी देगी तो एक कंडीशन तो भी होगी, विधानसभा के चुनाव के बारे में सोच समझ कर चलना पड़ेगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक, उसके बाद बढ़ेंगे और बड़ी तस्वीर के लिए आप कहीं मत जाइएगा। देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल मेरे साथ।